डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कार्यवाही दिवस के रूप में प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव में किन किन बातों को शामिल किया गया था, इस विषय वस्तु पर हम चर्चा नहीं किए थे। लेकिन आज के वीडियो में इस विषय वस्तु को आप लोग भली भांति समझ लीजिए कि वह 8 बिंदु कौन है जो हमारे भारतीय संविधान का प्रस्तावना और भारतीय संविधान में शामिल किया गया, और बहुत सारा बातों को प्रस्तावना में तब्दील कर दिया गया, जो भारतीय संविधान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। यानी कहा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को दूसरे शब्दों में प्रस्तावना भी कहा जाता है। यानी प्रस्तावना में उसको क्या किया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव के सभी कंटेंट को तब्दील कर दिया गया और उसके कुछ भाग जो वो संविधान में शामिल कर लिए गए। तो भारतीय संविधान के जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है, एंट्री है, यानी उसे कुंजी के नाम से हम जानते हैं। ओके, तो चलिए इस मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि वह मुख्य 8 बिंदु कौन कौन है। पहला वह बिंदु है कि संविधान सभा यह घोषणा करेगी। कौन घोषणा? यानी संविधान सभा। यानी संविधान सभा यह घोषणा करती है कि भारत को एक संकल्प है कि भारतीय देश के संविधान का निर्माण होगा। भारतीय देश के संविधान का निर्माण होगा तो यहाँ के प्रत्येक जनता के लिए एक समान कानून होगा। प्रत्येक जनता के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह ऊंच हो या नीच हो, या वो चौराहा पर सो रहा हो या महल में सो रहा हो, सबके लिए क्या होगा, एक समान कानून होगा। तो इस कंटेंट को भी उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किया गया था कि भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है, तो उसके लिए संविधान में प्रत्येक जनता की बातों को एक समान अधिकार होगा। ओके, तो एक समान कैसे अधिकार होगा भाई, इस चीज़ को समझिए कि भारतीय देश को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है, और उसको जब भारत एक लोकतंत्र यानी भारत के लिए संविधान जब लिखा जाएगा, ये संविधान बनकर तैयार होगा, तो जाहिर सी बात है संविधान ही हमारा क्या है, देश को चलाने का मुख्य आधार होगा। और उस संविधान में सबके लिए एक समान कानून होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए, और संविधान के अनुसार ही हमारा देश को संचालन किया जाएगा। संविधान के ऊपर अगर कोई काम हो रहा है तो हमारा क्या होगा, संविधान का उल्लंघन होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। दूसरा कंटेंट में यह इस विषय वस्तु को रखा गया था कि ब्रिटिश भारत के अंदर जो हमारा जो क्षेत्र था, यानी ब्रिटिश भारत के अंदर जो क्षेत्र था यानी प्रांत था, और देसी रियासतों, पिछले भी बताए हैं, पीछे के भी वीडियो में आप लोग समझे हैं कि प्रांत और देसी रियासत क्या है, तो इस चीज़ को आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ इस चीज़ जो है कि ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्रों और देसी रियासत तथा ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासत के बाहर के सभी क्षेत्रों जो स्वतंत्र एवं प्रभुत्व रूप से भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो सभी को मिलाकर क्या किया जाएगा, तो सभी को मिलाकर एक संघ का गठन किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि सभी प्रांतों, देसी रियासतों और जितने भी जो भारत के बाहर के भी जो क्षेत्र हैं जो स्वतंत्र पूर्वक भारत में मिलना चाहते हैं वह मिल सकते हैं, और सभी को मिलाकर क्या किया जाएगा, भारत में एक संघ का गठन किया जाएगा। तो यूनियन का अर्थ क्या होता है, संघ होता है, और संघ क्या होगा, संघ
राज्यों का एक संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ कौन होगा? भारत। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, जो हमारा संविधान के आर्टिकल 1 में इसकी चर्चा की गई है। ओके, इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, तीसरा यह बिंदु है, तीसरा यह कंटेंट है कि जो राज्य बने, यानी भारत में जैसे 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है उसके सीमाओं में, यानी कोई भी राज्य अपने सीमाओं में परिवर्तन करना चाहता है, तो इस चीज़ को हम हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किए थे कि सभी क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं सहित संविधान सभा द्वारा निर्धारित की गई कि सीमा पर, या किसके द्वारा निर्धारित की गई? संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा निर्धारित की गई कि भविष्य में परिवर्तित, यानी किस चीज़ में परिवर्तित? सीमा में, या भविष्य में कोई भी राज्य अपने सीमा को बढ़ाना चाहता है या घटाना चाहता है, या किसी भी तरह के वर्तमान सीमाओं में चेंज करना चाहता है, तो संविधान सभा के निर्माणकर्ताओं ने हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात को व्याख्या किया था कि वह जो है अधिकार ऑटोनोमस रूप से, यानी स्वतंत्र रूप से उसको पर क्या होगा? उस पर के लिए सबकी सहमति से, यानी भारतीय जो जनता के प्रतिनिधि है, सबकी सहमति से कानून बनाया जाएगा। वह कानून किसके अंदर होगा? वह अधिकार केंद्र सरकार के पास केंद्र सरकार के पास होगा। जैसे आप पढ़िएगा नेक्स्ट आगे कि कानून बनाने की 3 नेचर है, एक, और कानून बनाने के लिए 3 विषय वस्तु को बांटा गया है, जिस पर कहा गया है कि एक पर कुछ विषय ऐसे हैं कि जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, कुछ विषय है कि राज्य सरकार कानून बनाती है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों कानून बनाती है। ये हम आगे अगले और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे बात आपको समझ में आएगी, तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं और इसको आसान शब्दों में समझिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सदस्यों ने इस बात को शामिल किया था कि किसी भी राज्य के केंद्र में, अगर यानी केंद्र किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है, तो उसका अधिकार किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा, और वह अवशिष्ट, यानी अवशिष्ट अधिकार होगा। अवशिष्ट अधिकार के अनुसार उस पर नियम कानून बनाया जाएगा। उस नियम कानून के आधार पर कोई भी चेंजिंग की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है। जिसमें आपको जानकर यह खुशी होगी कि कोई भी कार्य करने के लिए हमारा संविधान में जिस बातों को शामिल किया गया है, उसमें भारत के सभी जनता की क्या है? भारत के सभी जनता की इच्छाओं को रख कर ही किया गया है। और भारत के सभी जनता जो अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजेंगे, वह कानून में क्या करेगी? किसी भी विषय वस्तु पर कानून बनाएगी, और उसके अनुसार एक अवशिष्ट शक्ति है, वह शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास होगा, न कि राज्य सरकार के पास। और उस अवशिष्ट शक्तियों के अनुसार सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, या उसको लिए कानून बनाया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग भली बात ही समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि भारतीय संघ, यानी भारतीय संघ क्या है? यानी भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार। तो भारतीय संघ और उसकी इकाई तथा सरकार एवं सरकार के जितने भी अंग, तो जाहिर सी बात है सरकार को चलाने का मुख्य अंग 3 है, और एक एडिशनल हेल्पिंग पावर में जो जिसे हम प्रेस के नाम से जानते हैं। तो सरकार के कितने अंग हैं?
सरकार के आप लोग जानिए कि सरकार का चलाने का मुख्य अंग कितना है। तो सरकार की, किसके, गवर्नमेंट, सरकार के अंग यानी हाथ पांव। तो पहला अंग का नाम हो गया विधायिका, विधायिका। दूसरा का नाम हो गया जानिए कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा का नाम हो गया न्याय, न्यायपालिका। और ये तीन के अलावा यानी विधायिका यानी दूसरे शब्दों में संसद इसे कहते हैं। यानी ये जो है आपका जनता के प्रतिनिधि हैं, जो यानी हमारे कार्यपालिका को कंट्रोल करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो हेड इसका होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्रधानमंत्री। एक्चुअल एग्जीक्यूटिव किसे कहा जाएगा, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग यानी वास्तविक जो कार्यपालिका कौन है, प्रधानमंत्री है। तो यानी ये हमारे देश के लिए क्या करेंगे, कानून का काम, कानून बनाने का काम कौन करेगा, संसद करेगा। कानून को लागू करवाने का काम कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो कार्यपालिका करेगा। यानी बनाए गए कानून को लागू कौन कराएगा, कार्यपालिका। और देश में कोई भी व्यवधान आता है, विधायिका अगर सही ढंग से काम नहीं कर रही है, कार्यपालिका सही ढंग से यानी जनता के प्रतिनिधि जो चुन कर बैठे हुए हैं, जो कार्यपालिका के जो हेड, जो हमारे प्रदेश के जो राजा है, प्रधानमंत्री, दूसरे शब्दों में राजा कहिए उनको, स्वतंत्र यानी प्रधानमंत्री हैं, जो हम पूरी जनता की जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं। तो उनको जो एग्जीक्यूटिव जो हेड हैं, प्रधानमंत्री, तो किस हिसाब में देश को, शासन को संचालन करना है। तो इस विषय में जाइए कि बनाए गए कानून के आधार पर ही जो कानून यानी संसद बनाएगी, तो कानून को लागू कौन करेगा, कार्यपालिका। और दोनों में अगर कोई व्यवधान आती है तो उसका निपटारा कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा। ओके, इस चीज़ को आप लोग समझ गए। और जनता के सभी बातों को यानी जनता के सामने इन सभी बातों को सामने जो लाएगा, वो चौथा एडिशनल है, सरकार के एक अंग में आ गया है, जो अभी सुपर हिट है, जो जनता के दिमाग में गलत बातों या सही बातों का, गलत बात हो या सही बात को सामने लाता है, वह कौन है, प्रेस है। तो इस चारों को यानी स्वतंत्र होना पड़ेगा, ऑटोनोमस यानी चारों को स्वतंत्र होना पड़ेगा और ईमानदारी पूर्वक काम करना पड़ेगा। अगर चारों में, खासकर 3 में आपसी समन्वय नहीं होगी और 4 भी ईमानदारी पूर्वक अपना कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाएगा, तो यह देश कभी भी, जाहिर सी बात है, आगे विकास की तरफ अग्रसर नहीं हो सकता है, विकास से वंचित हो सकता है। हम, जाहिर सी बात है, विश्व के विकसित देश के श्रेणियों में नहीं आ सकते हैं। इसलिए इस चारों को आपसी कोरिलेशन यानी मुख्य रूप से 3 को आपसी कोरिलेशन बना के रखना होगा। और प्रेस को ईमानदारी पूर्वक, जैसा प्रेस का काम होता है कि हर जो गलत बात है, हर जो सही बात है, सब बातों को ईमानदारी पूर्वक जनता के सामने रखना, तो प्रेस को की भूमिका भी बहुत अहम मानी जाती है। खासकर एट प्रेजेंट अगर हम नहीं मानी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जनता के सामने जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता निवास करती है, तो उनके पास, उनके सामने जो कोई भी मुद्दा जाता है, तो न्यूज़ चैनल के द्वारा या मीडिया के द्वारा ही जाता है। तो इनको और भी ईमानदारी पूर्वक कार्यों का निर्वहन करना अनिवार्य है। ओके, इस चीज़ को आप लोग समझ गए।
तो अब अगला जो 5वां पॉइंट है, तो 5वां पॉइंट में इस चीज़ को बताया गया है कि भारत के नागरिकों के जो है, भारत में जो नागरिक निवास कर रहे हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और न्यायिक जो भी प्रतिष्ठा है, कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी तरह की जी, जो ये 3 तरह की जो मुख्य प्रतिष्ठा है, वो क्या होगा, सबके लिए समान होगा। सबके लिए क्या होगा, समान होगा। यानी कहने का अर्थ है कि भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रतिष्ठा, यानी कहने के लिए जो हम बताए क्या होगा, सबके लिए एक समान कानून का होना अनिवार्य है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी इसकी क्या किया गया है, शामिल कर लिया गया है। जो पढ़िएगा आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है। छठा पॉइंट है, भारत में जो भी अल्पसंख्यक है, भारत में जो भी अल्पसंख्यक है या पिछड़ी जाति है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है, उसको डेवलप करना, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण प्रदान करना। इस सब बातों को भी हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप लोग जाने कि अल्पसंख्यक क्या कौन है, जिनकी आबादी कम है, जैसे मुस्लिम, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। ये किस श्रेणी में आएंगे, अल्पसंख्यक, इनकी आबादी भारत में क्या है, कम है। और बहुसंख्यक में कौन आएंगे, तो भारत के बहुसंख्यक कौन कहलाएंगे, तो हिंदू कहलाएंगे। तो अल्पसंख्यक की ही यहाँ चर्चा हुई है उद्देश्य प्रस्ताव में उस समय। इसलिए हम जो आरक्षण का जो मुद्दा है, इसी सभी बातों को जो हमारे भारतीय संविधान में शामिल है लेकर चलता है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप लोग समझ गए। नेक्स्ट जो है, खासकर आप लोग जानिए, जो इस मुद्दा पर अभी जो हमारे पूरे भारत में जो बिहार जो है पहला राज्य है जो जातीय जनगणना कराया है। तो जातीय जनगणना कराने का अर्थ यह है कि भारत में किस जाति की कितनी आबादी है, और उसमें जाहिर सी बात है बहुसंख्यक कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, फॉरवर्ड कितने हैं, बैकवर्ड कितने हैं, किसकी आबादी जनसंख्या कितनी है, उसी के अनुसार आरक्षण का निर्धारण होगा। तो जाहिर सी बात है, यह बहुत अहम बात है कि अगर देश में इस चीज़ को अपनाया जाए पूरे राज्यों में, तो हमारा देश क्या होगा, जाहिर सी बात है सबको समान अधिकार मिलेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। ओके। तो इस चीज़ को आप लोग भली बात ही समझ गए, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना ही, उसी हिसाब से रिजर्वेशन। ओके। तो ये बिहार जो है पहला राज्य बन गया है, जातीय जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगर इस चीज़ को अडॉप्ट किया जाता है तो हमारा देश की क्या होगी, प्रगति होगी। नेक्स्ट जो कंटेंट है वो भारतीय गणतंत्र जो है, भारत क्या है, गणतंत्र क्यों है, यानी भारत में जब संविधान लागू होगा तो भारत क्या हो जाएगा, कानून के अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा, तो भारत गणतंत्र हो जाएगा, रिपब्लिक हो गया। तो भारतीय गणतंत्र के क्षेत्रों की, यानी भारत के भारत देश की जितनी भी एरिया है, यानी कहने का अर्थ यह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी वेस्ट नॉर्थ से लेकर साउथ तक और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, और जितने भी चारों तरफ के, यानी भारत क्या है, अखंड भारत रहते हुए भारत क्या है, एकीकृत है, पहले भी बताए हैं। तो यानी भारतीय गणतंत्र क्षेत्रों की अखंडता और उसके जल, स्थल और वायु की प्रभुत्व, संपन्नता की रक्षा स्वयं राष्ट्र, यानी हमारा देश के स्वयं राष्ट्र, यानी भारत देश ही करेगी। किसके अनुसार करेगी, कानून के अनुसार करेगी। इस चीज़ को भी आप लोग समझिए कि जल, थल, वायु इस सब पर किसका अधिकार होगा, भारत देश का होगा, जो कानून के अनुसार इसको क्या करेगी, रक्षा करेगी। ओके। नेक्स्ट जो कंटेंट हम आपको बताने जा रहे हैं वह यह उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किया गया था कि प्राचीन देश, यानी प्राचीन माने क्या हुआ,
बहुत पहले, यानी भारत किसके नाम पर भारत देश भारत रखा था? तो भारत के नाम पर। आप लोग पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में कि भारत के नाम पर ही भारत नाम पड़ा, और अलग अलग नामांकन भारत का किया गया। हिंदुस्तान किसके क्यों कहा गया? आर्यावर्त, आर्यों के आगमन के कारण कहा गया। इंडिया किसके कारण कहा गया? तो ये सब चीज़ तो हिस्ट्री में पढ़ना है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आइए कि प्राचीन देश भारत ने विश्व में जो हमेशा जो अपना सम्मानित स्थान प्राप्त किया है, वह सभी भारतवासी जो यानी भारत में निवास करने वाले जो जनता है, वो भारतवासी विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और भारत के प्रत्येक नागरिक विश्व के साथ यानी भारत के अलावा अनेक देशों के साथ क्या करें? भारत आपसी संबंध बनाकर रखे, शांतिपूर्ण ढंग से रहे, शांति बनाकर रखे, आपसी समन्वय बनाकर रखे, और जिसमें भारत की जनता की सभी जनता की मुख्य रूप से क्या होगी? भागीदारी होगी। यानी भारत के सभी जनता का सहयोग रहेगा कि भारत यानी सभी देशों के साथ अच्छी संबंध बनाकर रहे और आपसी जो है कामों को करने के लिए आपसी को रिलेशन बनाए, समन्वय स्थित करते। इस चीज़ को भी हल्का फुल्का यहाँ पर क्या पूर्ण रूप से व्याख्या किया गया है, लेकिन हल्का फुल्का इसलिए हम बताए कि जो अभी जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, निजीकरण हुआ, उदारीकरण हुआ, इस नीति के तहत जो हमारा जो पूरा देश ग्लोबल हो चुका है वैश्वीकरण के द्वारा, आपसी व्यापार कर रहा है, तो इस चीज़ को हल्का संकेत यहाँ मिल रहा है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत देश अन्य देशों के साथ शांति पूर्ण ढंग से काम करे, शांति बनाकर रखे, आपसी संबंध बनाकर रखे, उसमें पूरी भारतीय जनता की क्या होगा? कल्याण होगा और हमारा देश क्या होगा? आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट जो है आपको इस जो 8 हम जो बताए 8 जो मुख्य बिंदु था उद्देश्य प्रस्ताव जो भारतीय प्रस्तावना में यानी भारतीय प्रस्तावना के अलावा भारतीय संविधान में शामिल किया जाना था, इन सब बिंदुओं पर कितने दिनों तक बहस हुई? यानी इन सब बिंदुओं पर 8 दिनों तक यानी बहस हुई। कितने दिनों तक? 8 दिनों तक। इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं हुई। ओके, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो है हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह यह है कि उद्देश्य प्रस्ताव के जो 8 जो कथन हम आपको बताए, 8 पॉइंट जो हम डिस्कशन किए, तो यह आएगा कि उद्देश्य का प्रस्ताव यानी कहने का अर्थ यह है कि उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिनों की व्यापक रूप से विचार विमर्श करने के बाद क्या हुआ? विचार विमर्श करने के बाद इसे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया और प्रस्तावना का यह क्या हुआ? मुख्य आधार बना। ओके, यानी इसको प्रस्तावना में तब्दील कर दिया गया। तो इसको कब से 8 दिनों के व्यापक विचार विमर्श के बाद 22 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसे प्रस्तावना में तब्दील कर दिया गया और भारतीय संविधान का यह आधार बन गया। यानी भारतीय संविधान ये इन सभी बातों को
शामिल कर लिया गया और इस सब मुद्दों को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग इतना ही तक समझिए। नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे वह संविधान सभा द्वारा किन किन कमेटियों का गठन हुआ जो हमारे भारतीय संविधान को बनाने में मुख्य रूप से सहयोग की। तो वह कौन कौन कमेटी थी, तो मुख्य रूप से जानिए कि भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए मुख्य रूप से दो ही कमेटी थी। एक थी विषय संबंधी कमेटी और एक थी प्रक्रिया संबंधी कमेटी। तो विषय संबंधी अगर की बात आएगी तो विषय संबंधी कमेटी में जो है 17 जो है कितना विषय संबंधी कमेटी में 17 कमेटी का गठन किया गया था और प्रक्रिया संबंधी कमेटी में 10 कमेटी का गठन किया गया था। तो मुख्य कमेटी का नाम हम आपको बताएंगे जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। और उसके बाद जो है हम जिन विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे वह यह होगा कि संविधान सभा की जो भारतीय संविधान सभा जो परामर्श कमेटी का गठन किया, प्रारूप समिति का गठन किया और तब जाकर सब कमेटियों के सहयोग से हमारे भारतीय संविधान का जो निर्वाचन हमारे भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ तो किन किन प्रक्रिया के द्वारा हुआ वह नेक्स्ट के वीडियो में हम फाइनल कर देंगे। और ये आपका पहला यानी संविधान का पहला जो है इंट्रोडक्शन यानी भारतीय संविधान की मांग से लेकर संविधान को बनाए जाने तक यानी संविधान बनकर जब लागू हो गया यानी 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जाहिर सी बात है कल 26 नवंबर था और यह हमारा क्या था, यह 2015 ईस्वी से हमारे देश में इसे एक दिवस के रूप में यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 26 नवंबर कल जो गुजर चुका और संविधान दिवस कानून दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो कब से इसकी घोषणा की गई, तो 2015 ईस्वी से की गई। किसके क्यों की गई, इसलिए की गई कि आप संविधान के प्रति जागरूक बनिए, संविधान के अनुसार चलिए, संविधान के ताक पर रख कर किसी कार्य को नहीं कीजिए। संविधान की जागरूकता बढ़ाने के लिए, संविधान को जानने के लिए इसकी क्या की गई, एक दिवस के रूप में 2015 में घोषणा की गई BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर। ओके, तो इस सब चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स।